वाटर टू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वाटर क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। इस ट्यूटोरियल में हम वाटर क्लैरिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले ये जानना आवश्यक है कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, वाटर में आमतौर पर 3 प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पहला सस्पेंडेड, सेकेंड डिज़ोल्व और थर्ड गैसियस। और तीनों ही इम्प्योरिटीज़ के लिए कुछ लिमिट्स भी सेट हैं, लेकिन ये लिमिट्स स्पेसिफिक यूज़ के लिए स्पेसिफिक होती हैं। जैसे अगर हमें आग बुझाने के लिए कोई वाटर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड फायर वाटर, उसकी क्वालिटी में सस्पेंडेड इम्प्योरिटी या डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ का कोई महत्व नहीं होता है। वहीं पर अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो इसमें सभी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ की एक लिमिट डिफ़ाइन है, जिस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि है क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। तो क्लैरिफिकेशन प्रोसेस का यूज होता है मेनली सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को दूर करना। अभी आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वे इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में घुली तो होती हैं, लेकिन इस प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को फिल्ट्रेशन से दूर किया जा सकता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं सिल्ट, डस्ट, क्ले या मिट्टी, इवन कुछ बैक्टीरिया जैसे प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सभी भी जो हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्ट्रेशन मेथड जैसे कि मल्टीग्रेड फ़िल्टर, प्रेशर सैंड फ़िल्टर, नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आरओ फिल्ट्रेशन, इन सभी से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन यदि सस्पेंडेड लोड पानी में बहुत अधिक है तो प्रैक्टिकली ये सारे फ़िल्टर्स इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स मेम्ब्रेन को चोक कर सकते हैं या फिर हाई सस्पेंडेड लोड फ़िल्टर को क्लॉग कर सकता है, जिससे फ़िल्टर बैकवाश की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में क्लैरिफायर का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जो भी आरओ फिल्ट्रेशन है, वहाँ पे बहुत ही इफ़ेक्टिव हमें ये जो क्लैरिफिकेशन प्रोसेस है वो वर्क करता है और उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो विदाउट क्लैरिफिकेशन या विदाउट फिल्ट्रेशन के बिना अगर हम सॉल्ट को सेटल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें देखेंगे कि ये जो पार्टिकल साइज है वो कितने mm के हैं और अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है उसको 1 मीटर की डेप्थ में सेटल होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेटलिंग टाइम हमने देखा है उसको हमने सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, इवन ईयर्स में लिया हुआ है और इधर हमने पार्टिकल साइज को शो किया है। तो जो 10 mm का पार्टिकल साइज है, अगर उसको हम 1 मीटर डेप्थ पानी में अगर हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो लगभग 1 सेकेंड में नीचे सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पार्टिकल साइज को 1 mm का कर देंगे तो इसको नीचे तक सेटल होने में 9.84 या रफली कह सकते हैं कि 10 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। अगर इसको और छोटा यानी कि फाइन सैंड में कन्वर्ट करते हैं 0.1 mm अगर उस पार्टिकल का डाया है तो इसको लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। और अगर इससे भी छोटा 0.01 जिसको सिल्ट बोलते हैं, इसको सेटल होने में 1.8 आवर्स का टाइम लगेगा। जबकि अगर इससे भी छोटे जो कि बैक्टीरियाज होते हैं नॉर्मली 0.001 माइक्रोन mm साइज के होते हैं, जिसको सेटल होने में 7.52 आवर्स के यानी 7.5 घंटे के आसपास लगेगा। वहीं अगर हम और पार्टिकल साइज को छोटा कर दें यानी कि 0.001 दैट इज़ कॉल्ड 1 माइक्रोन, 0.001 mm या 1 माइक्रोन जिसको हम कोलाइड्स बोलते हैं, ये इतने फाइन्स होते हैं कि नॉर्मली किसी भी फ़िल्टर से ये नहीं रुक पाते हैं। सिर्फ आरओ फिल्ट्रेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम इतने छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो इसको सेटल होने में करीबन 2 साल का टाइम लगेगा अगर हम पानी को ऐसे ही छोड़ दें और उसके अंदर में इतने छोटे पार्टिकल्स माइन्यूट लेवल के, माइक्रोन लेवल के कोलाइड्स अगर मौजूद हैं तो उसको करीबन 2 साल का टाइम लगेगा पानी को पूरा क्लियर होने में और उसको सेटल होने में। तो अब हम यहाँ पर अपने जो मेन टॉपिक था जिसमें हम बोलते थे कि जो क्लैरिफिकेशन प्रोसेस है, इस क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है कोआगुलेशन, सेकेंड है फ्लोकुलेशन एंड थर्ड है सेडिमेंटेशन। तो हम एक एक करके इस पूरे इसके बारे में जानेंगे कि ये तीनों प्रोसेस कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोआगुलेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोआगुलेशन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि एक हमारे पास में कंटेनर है
और उस कंटेनर में क्या होता है, नॉर्मली इस वाटर है और वाटर के अंदर में कोलाइड्स घुले हुए हैं। यहाँ पर ये कोलाइड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन सभी कोलाइड्स में आप देखना कि नेगेटिव चार्ज है। कोलाइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉर्मली एक ही टाइप के चार्ज इनके ऊपर रहते हैं, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, एंड मेजॉरिटी ऑफ कोलाइड्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, जो कि हम देखते हैं प्रैक्टिकली। आप कहीं भी पानी में देखेंगे आपको नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स ही मिलते हैं। चूँकि यहाँ पर जो कोलाइड होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के हैं, इसलिए एक दूसरे को ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अपने से दूर करने की कोशिश करता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड रिपल्सन, जिसका उल्टा होता है अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट करना, पास में लेके आना, रिपेल मतलब दूर करना। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका आपस में कोई बॉन्डिंग होने का चांस ही नहीं होता है। तो अब हम पानी में क्या करेंगे कि एक कोई अच्छा कोआगुलेंट, या जिसको हम एलम या फिर पीएसी, ऐसे बहुत सारे कोआगुलेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से हम ये जो कोआगुलेशन प्रोसेस है उसको हम प्रॉपरली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो कोआगुलेंट हमारे पास में जो अभी एलम है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, इसको अगर हम इस पानी के अंदर में ऐड करेंगे, जिसके अंदर में नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी पास में आ जाते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो एलम है, एलम के सॉल्यूशन में नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम होता है, वो प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बिंग स्पीसीज़ है, जिस पर अपोजिट ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अपोजिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोलाइड्स है उसके अंदर में नेगेटिव चार्ज है, तो इसका अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये क्या होते हैं, आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। और ये जो न्यूट्रलाइज हो जाने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और यही जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है ये स्टेबल कंडीशन होती है, जिसको हम कह सकते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोफ्लॉक। ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोफ्लॉक्स होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी एज सच कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर चुके होते हैं। तो ये बेसिकली कोआगुलेशन का प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉकुलेशन। तो देखिए फ्लॉकुलेशन में हम एक जो सॉल्यूशन है इसमें क्या करेंगे, इसमें एक एजिटेटर एक चालू करते हैं, एजिटेटर यानी मिक्सर कह सकते हैं, जो कि इस सॉल्यूशन को मिक्स करता है। और मिक्स करने के बाद में, जैसे हमने अभी कोआगुलेशन में देखा था कि कोआगुलेंट एजेंट जिसको एलम का यूज करते थे, यहाँ पर हम फ्लॉकुलेशन एजेंट जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं, कैटायनिक पॉली हो सकते हैं, एनायनिक पॉली हो सकते हैं, या फिर मिक्स पॉली भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीमर हम यूज कर रहे हैं, इस पॉलीमर को आप देखिएगा, जैसे पॉलीमर को इसमें ऐड किया जाता है इस वाटर के अंदर में, तो क्या होता है कि ये आपस में एक इस टाइप की रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्लॉक होते हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लॉकुलेशन, यानी कि फ्लॉक बनना। तो यहाँ पर जो फ्लॉक बनते हैं, बेसिकली जो पहले जो फ्लॉक थे वो क्या होते थे, छोटे, इसको माइक्रो फ्लॉक बोलते थे, और ये जो फ्लॉक बड़े हो जाते हैं, बड़ा फ्लॉक बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड माक्रो फ्लॉक। माइक्रो एंड माक्रो, MICRO MACRO। और ये जो फ्लॉकुलेशन है, चूँकि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, यहाँ पर हमें मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये था अपना फ्लॉकुलेशन प्रोसेस। अब लास्ट में आता है सेडिमेंटेशन। तो जो माइक्रोफ्लॉक बिकेम माइक्रोफ्लॉक्स एंड गेट सेटल डाउन, बिकॉज ये इतना हैवी हो चुका होता है कि ये नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है जा करके। और ये जो बॉटम में सेटलमेंट होता है, इसको हम क्या करते हैं कि जो क्लैरिफायर जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा कि उसमें एक नीचे बॉटम में एक स्क्रैपर लगा रहता है, जो कि स्क्रैप करके जितना भी जो फ्लॉक्स होते हैं या स्लज जिसकी वजह से स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, उस स्लज को क्या होता है बॉटम में कलेक्ट कर लेते हैं, और पीरियडिकली क्या होता है उसको हम ब्लो डाउन करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोआगुलेंट एंड फ्लॉकुलेंट। दोनों ही कोआगुलेंट जो है कोआगुलेशन में प्रोसेस में काम आते हैं, एंड जो फ्लॉकुलेंट्स होते हैं वो फ्लॉकुलेंट जो होते हैं फ्लॉकुलेशन प्रोसेस में काम आते हैं। तो जो कोआगुलेंट होते हैं, कोआगुलेशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली यहाँ पर केमिकल प्रोसेस है, जबकि जो फ्लॉकुलेशन होता है जिसमें फ्लॉकुलेंट यूज होता है, दैट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें हमें क्या होता है, डेलिबरेटली आप देखेंगे मिक्सर का यानी कि एजिटेटर का यूज करना पड़ता है, तो ये एक टाइप का फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो कोआगुलेंट होता है
विच इज़ फ्रेक्वेंटली अ सॉल्ट। ये एक काइंड ऑफ सॉल्ट होता है, और जब ये वाटर में जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, जो कि एक स्ट्रांगली चार्ज रिलीज करना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ था कि पॉजिटिव, जैसी एलम ने पॉजिटिव चार्ज रिलीज करना शुरू किया एज ए एलम या एल्यूमिनियम, और ये आपस में मिक्स होकर के न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, डिकम्पोज होता है और जो है चार्ज को रिलीज करता है। जबकि जो फ्लॉकुलेंट जनरली क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, और उनका काम होता है पार्टिकल्स को लार्जर फ्लॉक में कन्वर्ट करना। जो माइक्रो फ्लॉक होते हैं उनको मैक्रो फ्लॉक में कन्वर्ट करना, ये फ्लॉकुलेंट का काम होता है। लास्ट में आप देखेंगे कि जो टेक्निक होती है कोगुलेशन टेक्निक, जिसमें कोगुलेंट का यूज होता है, इसमें मिक्सिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि इसके उलट जो फ्लॉकुलेंट या फ्लॉकुलेशन प्रोसेस है उसके अंदर में हम देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेस है, और इसमें जो टेक्निक जैसे मिक्सिंग है उसको यूज करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल से पता चल गया होगा कि क्लैरिफिकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों ने सीख लिया। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं, स्पेशली वाटर ट्रीटमेंट से या पावर प्लांट से, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू, धन्यवाद।